नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है कि मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट किसी को हो जाता है, तो क्यों होता है? लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम है कि अगर हो जाता है तो उसका सही ट्रीटमेंट, सही इलाज क्या है? सर्जरी से लेके लेंस तक पर बात होगी और इस अहम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर आई सर्जन डॉक्टर किंशुक मारवा। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक ऑन हेल्थ ओपीडी एंड आपके साथ काफी प्रोग्राम्स किए हैं एंड अभी आज हम कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। एंड एक्चुअली में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज ऑफ जिससे विजन कम हो जाती है और सीनियर सिटीजन्स भी जिससे हमारे काफी परेशान रहते हैं मोतियाबिंद को लेके, कहीं हमें मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। तो काफी मैंने ये चिंता का विषय, एक एंजाइटी का विषय भी पाया है काफी अपने सीनियर जो सिटीजन हैं उनमें। तो डेफिनेटली इस पे एक डिस्कशन, एक होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। तो जी। इसी पे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब हमारा मकसद जो है हेल्थ ओपीडी का वो मकसद है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। कई बार लोगों के मन में आता है कि जो वो ट्रीटमेंट जो इलाज करा रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ये जो हम सीरीज रन कर रहे हैं इसकी हमारी कोशिश यही है कि एक्सपर्ट के माध्यम से उन तक सही जानकारी पहुंच सके। जी, पहला सवाल, मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट है क्या और आमतौर पर कितने परसेंट लोगों को होती है ये बीमारी? एक तरह से देखा जाए, जिनमें नॉर्मल लेंस है, जो अपनी नॉर्मल आबादी है, इट्स लाइक ग्रेइंग ऑफ द हेयर। तो नॉर्मली जो सा लेंस होता है, जो भगवान का दिया हुआ लेंस है, दैट इज क्लियर। तो जब उसमें हल्की सी वाइटिशनेस भी आती है तो उसको हम कैटरेक्ट कह सकते हैं। तो अगर देखा जाए डेफिनेशन कैटरेक्ट की, क्या बोलेंगे कि हल्का सा वाइटिशनेस भी उसको कैटरेक्ट कहेंगे। बट टेक्निकली कैटरेक्ट कब कराना चाहिए और किसको कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो जी, बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल। माफ़ कीजिएगा मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, हम लोग उस सवाल पे आएँगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक और सवाल था जो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मोतियाबिंद होता क्यों एक्चुअली और क्या इससे बचाव मुमकिन है? तो जो मोतियाबिंद है, जैसे मैंने बताया, एक एजिंग प्रोसेस है। तो जो लेंस के पार्टिकल्स होते हैं जो पूरे क्लियर होते हैं, उनमें वाइटिशनेस आना शुरू हो जाती है। वाइटिशनेस का मतलब है सफेदीपन, इसलिए उसको सफेद मोतिया भी कहते हैं। तो जैसे आपने देखा हो, जैसे अगर जो लोग एग खाते हैं, तो जैसे हम एग बॉयल करते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है, प्रोटीन व्हाइट हो जाता है। तो सिमिलरली जो लेंस का प्रोटीन है, विद एजिंग के कारण, क्योंकि हमारे थोड़ा सा जो तापमान है बाहर, जो सनी है और अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इनकी वजह से भी कैटरेक्ट जल्दी थोड़ा सा पक जाता है। तो कैटरेक्ट जो है, देखा जाए तो एक तरह से वाइटिशनेस है। एंड ये देखा गया है कि जो डायबिटिक जो लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज की भी आबादी बहुत ज्यादा है, तो उनमें जल्दी होने का चांस रहता है, शुगर कंट्रोल नहीं हो उस वजह से। तो बेसिकली कैटरेक्ट है सफेदीपन ऑफ द लेंस। जो लेंस है उसमें सफेदी आ रही है, और जिसकी वजह से रोशनी की मात्रा जो अंदर रेटिना में पहुंचनी चाहिए वो कम पहुंच रही है। तो एक जी, तरह से वो एक रुकावट क्रिएट कर रहा ये काला आपने सफ़ेद मोतिया की बात की, काला मोतिया अगर हम लोग कहें तो वो किस लिहाज से अलग है? है। तो काला मोतिया देखा गया कि जब इंसान की उम्र 40 से ऊपर होती तब उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो वर्ल्ड ओवर इसकी अवेयरनेस जो है, बोलते हैं कि जब 40 ईयर से बियॉन्ड है, तो काला मोतिया इज ग्लूकोमा बेसिकली। कि काला मोतिया जिसको ग्लूकोमा कहा जाता है इंग्लिश में। तो ग्लूकोमा जो, इससे प्रेशर जो हाई होता है, जिससे नस में डैमेज होता है, तो उससे जो अंधकार आता है उसको काला मोतिया बोलते हैं। जिससे अंधापन जो आता है उसको ग्लूकोमा कहा जाता है। तो ये एक मिसनोमर लगता है कई लोगों की, ये सफेद और काला मोतिया। पब्लिक को नहीं मालूम कि सफेद और काला मोतिया क्या है। तो काला मोतिया है जो नस की बीमारी है, उसको काला मोतिया कहा जाता है। बेसिक जो नर्व की डिजेनरेशन हो रही है, न्यूरोपैथी हो रही है, जो ऑप्टिक नर्व की, जिससे हम सब कुछ देख रहे हैं, वो इरिवर्सिबल होती है, इसलिए उसको काला मोतिया कहा जाता है। तो काला मोतिया ग्लूकोमा होता है और सफेद मोतिया कैटरेक्ट होता कैटरैक्ट होता है। जी, वापस हम लोग लौटते हैं कैटरैक्ट की तरफ क्योंकि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट में एक बार अगर हो जाता है तो कितने परसेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है? और क्या क्या चीज़ होती है जब आप तय करते हैं कि अब सर्जरी की ज़रूरत है वाक़ई? तो सबसे जरूरी फैक्ट ये है, मैं तो अपने पेशेंट जितने भी आते हैं, एक एथिकल एक वे यूज करते हैं। बेसिकली हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्या आप ग्लासेस के साथ जो हमने करेक्ट किया है उसके साथ भी आप अपना डे टू डे एक्टिविटी कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत या कोई तकलीफ तो नहीं आ रही। मेल हैं कि अगर से ड्राइव कर रहे हैं तो उनको ड्राइव करने में दिक्कत तो नहीं आ रही। लेडीज हैं, अगर घर पे जैसे सुई
में धागा डाल रही हैं, उसमें चश्मे के साथ भी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ एक लिटमस टेस्ट कह सकते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हाँ, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है कि कैटरेक्ट की सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी फॉर मेन, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं एक तरीके से, और गाड़ी में जब चौंध पड़ती है, जैसे ग्लेयर हो गया, फ्लैशेस हो गया, ऐसी कोई चीज होती है, तो ये सिम्टम्स है कैटरेक्ट के। तो कैटरेक्ट के सिम्टम्स में ये है धुंधलापन और ग्लेयर, कि अगर कहीं लाइट ज्यादा है तो वो उसकी चमक भी नहीं देख पाते। और दूसरी चीज, जैसे छोटी बारीक बारीक माहीन चीजें हैं बहुत, चश्मे के साथ भी नहीं पढ़ पाते। तो ये इन चीजों से पता लगता है, जब रोशनी घट रही है, जब लाइट अंदर जो जा रही है रेटिना में वो कम जा रही है, तब हमें ये सोच लेना चाहिए कि मोतियाबिंद बढ़ रहा है, बिल्कुल। सर्जरी का ड्यू है। जी, जी। सर्जरी से पहले क्या इलाज किया जाता है? एक आपने ग्लासेस की बात हम लोगों ने की, ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिकेशन भी होता होगा? हाँ, कुछ तो मेडिसिन? ये देखा गया कई बारी, जैसे आजकल ड्राइनेस की तकलीफ बहुत है। सभी लोग, चाहे युवा हैं या सीनियर सिटीजन हैं, सब मोबाइल का उपयोग बहुत करते हैं। तो उस वजह से ड्राइनेस का बहुत ज्यादा एक तरह से पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गई है। तो एक कारण वो भी होता है कि जिसकी वजह से कई बारी चीजें क्लियर नहीं होती। तो हम पहले ये करते हैं कि अगर जैसे जिनका बॉर्डर पे है कैटरैक्ट, तो पहले लुब्रिकेटिंग जो ड्रॉप्स हैं वो देके देखते हैं कि अगर आपको उससे भी स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, और आपको लग रहा है कि नहीं, इससे भी मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, देन वी टेक अ कॉल कि हाँ, कैटरैक्ट सर्जरी के लिए फिर हम उनको काउंसिल करते हैं। बिल्कुल। अगर हम लोग सर्जरी की बात करें तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी तरह की सर्जरी होती है कैटरेक्ट के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो पहले जो सबसे पहले जो सर्जरी स्टार्ट हुई थी, वो टांके वाली सर्जरी जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इंडिया में SICS करके एक तकनीक है, जो विदाउट फेको मशीन के भी सर्जरी हो जाती है। बट ये सब पुरानी टेक्निक्स हैं। तो अब जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो सबसे ज्यादा जो नेत्र विशेषज्ञ कर रहे हैं आज की डेट में, फेको सर्जरी है मोतियाबिंद की। तो इससे क्या है, साउंड एनर्जी या साउंड लेजर आप कह सकते हैं, उसके थ्रू कैटरेक्ट ट्रैक किया जाता है, आंख में से निकाला जाता है, और एक लेंस आंख के अंदर डाला जाता है, सेम पावर का जो आंख की पावर होती है, उसको कैलकुलेट किया जाता है कि आंख की जैसे पैमाइश आप कह लें या उसकी मेजरमेंट कह लें, उन सब पैरामीटर्स को लेके एक आई का जो है लेंस का पावर डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी। बिल्कुल, यही सवाल था जो आपने बताया कि 2 तरह की सर्जरी आपने बताई और इसके अलावा कुछ और कोई नई टेक्निक आई हो, कोई नई टेक्नोलॉजी हो? तो नई टेक्नोलॉजी ये है कि एक पहले इंसिजन साइजेस थोड़े बड़े थे कैटरेक्ट के, 3.2 2.8। बट आजकल जैसे हम लोग भी हैं, एक नई टेक्निक है MICS कहते हैं, जिसको मिनिमली इन्वेजिव, जैसे कैटरेक्ट जैसे बाकी सर्जरीज होती हैं, ये भी एक मिनिमली इन्वेजिव टाइप ऑफ सर्जरी है। मिनिमम इंसिजन जितनी है इसमें 2.2 mm, जितना पेंसिल की नोक होती है उतना जितना इंसिजन किया जाता है बस। तो उससे आंख का बैलेंस भी एक बहुत अच्छे से बना रहता है। तो एक MICS, काफी लोग देखेंगे जिनको कैटरेक्ट सर्जरी बताई गई है, तो कहीं MICS प्लस IOL मतलब लेंस लिखा होता है। तो MICS एक नई पद्धति है एक तरीके से। और उससे भी जो लेटेस्ट जो एक टेक्निक है, वो है रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी, या आप उसको फेमटो या ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली सर्जरी में जो इंसिजन होते हैं वो थ्रू अ ब्लेड बनाए जाते हैं। अ, वो सर्जरी का एक टेक्निक थोड़ा सा एडवांस्ड है, कि उसमें कुछ कुछ स्टेप्स जो हैं वो वाया एक फेमटो लेजर के थ्रू किए जाते हैं, जिससे लेजर किरणों के थ्रू इनिशियल जो स्टेप हैं वो रोबोटिक करता है, बट बाकी सारे स्टेप्स सेम रहते हैं। तो उसमें इनिशियल पार्ट जो है एक मशीन के थ्रू, एक लेजर के थ्रू किया जाता है। तो वो एक एडवांसमेंट आई है, तो उसका एक्चुअली कॉस्ट भी बढ़ जाता है। एंड यूजली जो ये रोबोटिक का है कॉस्ट, ये इंश्योरेंस कवर नहीं करती। तो आजकल मोस्टली जो लोग हैं हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनकी इंश्योरेंस होती है, या बच्चों की इंश्योरेंस होती है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंसेस होती हैं, तो उसमें ये एडवांस सर्जरीज नहीं इंक्लूडेड होती। बट बेसिक एक जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो इंक्लूडेड रहती है। बिल्कुल, एक बार अगर आपने ये मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ आज इश्यू है, थोड़ा-सा आवाज़ इको कर रही है। जी।
एक बार अगर आपने ये तय कर लिया कि आपको सर्जरी करानी है और कौन-सी टेक्निक से करानी है, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है तय करना? ऑफ़ कोर्स डॉक्टर हैं जिनके पास आप जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस बाकी चीज़ें देखते हैं, लेकिन लेंस का जो सिलेक्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट है? लेंस का सिलेक्शन मैंने देखा है कि इवन जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनको भी बहुत दिक्कत आती है कि मुझे तो यहाँ तक पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, इवन नॉर्थ ईस्ट से फोन आता है कि हमारे फादर या मदर की सर्जरी है, तो हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करें अपने माता पिता की आईज के लिए। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जिसका भी हो बेस्ट टू बेस्ट लेंस यूज हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजकल इंडिया में बहुत अच्छे कंपनी के लेंसेज बन रहे हैं, और जैसे बाहर के लेंसेज भी आ रहे हैं, तो उसमें भी जैसे मोनोफोकल लेंस एक कहा जाता है, जो सबसे कॉमनली यूज होता है मोनोफोकल लेंस। तो मोनोफोकल का मतलब है एक फोकस, मोनोफोकस तो मतलब कि आपका दूर का क्लियर कर दिया जाएगा और नजदीक के लिए चश्मा की जरूरत पड़ेगी। तो मोनोफोकल लेंस में ये रहता है। और आजकल ये भी लेंसेज आए, सबसे लेटेस्ट है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। तो उसमें क्या है, दूर का भी हो जाएगा और आपके मोबाइल तक जहां तक डिस्टेंस है, तो वो एक तरह से इंटरमीडिएट कॉस्टिंग में आ जाते हैं ईड ऑफ लेंसेज। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड फिर नई टेक्निक्स है, मल्टीफोकल काफी सालों से आ रहा है, एंड ट्राईफोकल भी एक आए हैं। तो ये लेंसेज कॉस्टली होते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, और क्योंकि ये लेंसेज बाहर से काफी आते हैं बन के, तो इनका कॉस्टिंग 50,000 टू 1 लाख जितना रहता है, क्योंकि वो लेंस की टेक्नोलॉजी है। पर ये देखना रहता है किस पेशेंट में कौन सा सूट करेगा लेंस। तो हर एक की जो रिक्वायरमेंट है, अगर कोई जैसे ड्राइव कर रहा है तो मल्टीफोकल लेंस से कई बार ग्लेयर पड़ती है या चौंध पड़ती है, तो हम ऐसे लोगों को एडवाइस नहीं करते। डायबिटिक पेशेंट्स में एडवाइस नहीं है कि हम मल्टीफोकल लेंसेज डालें, क्योंकि हमें बाद में रेटिना एग्जामिनेशन करना होता है, पर्दे की जांच करनी होती है हर 6 महीने पे, साल पे, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कि क्या है। तो हम उन कंडीशंस में अवॉइड करते हैं। गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा रहता है मल्टीफोकल लेंस, क्योंकि उनको पास का भी देखना है, दूर का भी देखना है, मोबाइल भी यूज करना है। तो मल्टीफोकल लेंसेज आई थिंक हाउस वाइफ्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बट इट इज टेलर मेड कि आपकी जो जरूरत है डॉक्टर देखे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप किस क्राइटेरिया के अंदर फिट आते हैं, तो हम उस हिसाब से डिसीजन लें। और जो भी अपना इकोनॉमिक कॉस्ट है उसके हिसाब से भी देख के किया जा सकता है। एंड आई फील कि एक जो डॉक्टर हैं वो एक सही सलाह दे के एक बेस्ट जो चीज है आपके पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली करें। जी। ये कितना वक़्त लगता है इस पूरे कितना वक्त प्रोसेस में? लगता है इस पूरे प्रोसेस में? सी सर्जरी जो है एक डे केयर सर्जरी है, तो इसमें ओवरनाइट स्टे की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें मॉर्निंग आप एडमिट होते हैं, एंड जैसे सर्जरी का प्रोसेस तो 15-20 मिनट से लेके हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक होता है। तो विद इन लेस देन एन आवर की सर्जरी आप कह सकते हैं। तो मॉर्निंग में आते हैं, बिफोर इवनिंग यू आर सेंट होम। तो हॉस्पिटल स्टे नहीं रहता। सबसे ज्यादा चिंता सीनियर सिटीजन ये भी होती है कि हॉस्पिटल रुकना पड़ेगा, और यही शायद कई बार ऐसा होता है पहली सर्जरी जो सबकी होती है हॉस्पिटल में। तो इसलिए एक डे केयर सर्जरी है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें भी आजकल एडवांसमेंट आ गई है कि जैसे इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, आई ड्रॉप से एनेस्थीसिया दिया जाता है। एंड विदाउट एक ब्लॉक दिए या एनेस्थीसिया दिए, सिर्फ ड्रॉप से ही एनेस्थीसिया होके भी सर्जरी हो जाती बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम सर्जरी कई बार तय कर लेते हैं कि सर्जरी करानी है, तो उससे पहले और उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो बिफोर सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो, हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं स्पेशली, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम ही होता है कई बार लोग हॉस्पिटल सर्जरी करा रहे हैं। तो ब्लड शुगर का एक जांच रहता है, बीपी का। मैं अपने पेशेंट में, क्योंकि उन्होंने 1 आवर 45 मिनट लेटना है सर्जरी के लिए, हाफ एन आवर लेटना है, तो एक ईसीजी भी हम करवा लेते हैं। एंड एक यूरिन रूटीन माइक्रो करा लेते हैं कि जैसे कोई यूरिन में कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन का पॉइंट नहीं होना चाहिए, या नई नई कोई डेंटल का कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, सो दैट कि कोई पॉइंट ना हो इन्फेक्शन का। क्योंकि आई सर्जरी एक बहुत ज्यादा उसमें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा क्लेanलीनेस का एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत ज्यादा अपने को कंट्रोल रखना पड़ता है। एंड प्रीवियस टू सर्जरी हम कुछ ड्रॉप्स स्टार्ट कराते हैं पेशेंट्स के। आई यूजली स्टार्ट की 2 to 3 डेज पहले, 2 से 3 दिन पहले उनकी आई ड्रॉप्स एंटीबायोटिक एक स्टार्ट कराते हैं पेशेंट्स की। और जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन पुतली फैलाने वाली कुछ ड्रॉप्स दी जाती है पेशेंट को। पेशेंट को ये सब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं
कि आपने ये ड्रॉप्स डालनी है। एंड पोस्ट सर्जरी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कि जिस दिन सर्जरी हुई उसके बाद 5 डे का कोर्स एंटीबायोटिक्स का दिया जाता है। एंड आंख पे पानी ना पड़े फॉर एटलीस्ट 7 days to 10 days डिपेंडिंग कि कैसे हैं। तो पानी का परहेज कहा जाता है। एंड पेशेंट्स को ये बोला जाता है कि आप आंख में रब नहीं करेंगे आंख अपनी, जहां तक हो सके थोड़ा पानी वाटरिंग होता है तो गाल से साफ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट सर्जरी ये ध्यान रखना है कि रेडनेस ना आए, इन्फेक्शन ना हो। तो फर्स्ट 7 days आर द मोस्ट क्रूशियल। तो मैं सब अपने पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को यही कहता हूँ कि आप 7-10 दिन तो आपने पूरा सेवा में लगाना है पेरेंट्स की, कि सो दैट कि उनके अच्छे से देखभाल हो सके, ड्रॉप्स यूज हो पाए। जी। हाँ जी। मुझे लगता है कि काफ़ी विस्तार से आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप एक अपनी जो बीमारी है कैटरेक्ट की उससे आप निजात छुटकारा पा सकते हैं। एक प्रोटोकॉल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इस पूरे प्रोसेस के लिए, इस पूरी सर्जरी के लिए, तो वो क्या होगा? सबसे पहले प्रोटोकॉल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम विजन चेक कराने जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, तो ये देखेंगे अपनी विजन कहाँ तक करेक्ट हो रही है। अगर वो 6 तक करेक्ट हो रही है एंड आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि वेट किया जा सकता है, क्योंकि कैटरैक्ट एक इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। अगर जैसे आप अपेंडिक्स की बात करें कि हाँ पेट में दर्द हो बिल रही है और अपेंडिक्स उस वक्त कराना दैट्स इमरजेंसी सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी एक इलेक्टिव सर्जरी है जिसको हम आराम से सोच समझ के अपने टाइम के अनुसार हम प्लान कर सकते हैं। तो ये एक प्लान सर्जरी की कैटेगरी में आता है। तो अच्छे से देखें कि कितनी दिक्कत हो रही है। अगर आपको कोई सेकेंड ओपिनियन लेना है वाया हेल्थ ओपीडी, यू आर ऑलवेज वेलकम, कि वी आर ऑलवेज देयर। इसीलिए हम ये पैनल क्रिएट किया गया है, सो दैट कि हम अपने पेशेंट्स को सही एक गाइडेंस और मार्गदर्शन दे सकें। जी, बिल्कुल। तो आप कभी भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं यहाँ पे एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड कोई भी सवाल है आपका ना हम भी सिर्फ कैटरेक्ट जी। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहती थी कि कोई भी इनका सवाल है, चाहे वो आँख से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो वो हमें लिख सकते हैं। आपने हमारे फ़ेसबुक पेज पे लिख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाके लिख सकते हैं। हम एक्सपर्ट के माध्यम से अगर आँख से जुड़ी समस्या है तो डॉक्टर किंशुक उनका जवाब देंगे, सही तरीके से आप तक निदान पहुँचाएँगे और आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं इनसे। जी, डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो हेल्थ ओपीडी देखते हैं रेगुलरली, उनके लिए हम अपना, मैं शिवम आई केयर से जुड़ा हुआ हूँ, तो अपने जैसे सेंटर पे उनके लिए हम एक फ्री आई चेकअप रख सकते हैं। जो भी हेल्थ ओपीडी के वो है तो एक बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा, बट सीनियर सिटीजन्स के लिए वी कैन डू दैट विद हेल्थ ओपीडी, कि हम बहुत अपने बहुत जो सीनियर शुक्रिया। सिटीजन्स है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको इस हिसाब से देख सकते जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इस ऑफ़र के लिए भी क्योंकि हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक सही जानकारी पहुँचे और उसमें अगर आप जैसे लोग हैं जो साथ जुड़कर काम कर रहे हैं कि ना सिर्फ़ जानकारी दे रहे हैं बल्कि अपनी सर्विसेज़ भी देने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे सभी दर्शकों के लिए। जी, डॉक्टर साहब मोतियाबिंद या फिर कैटरेक्ट से जुड़ी कोई अगर अहम जानकारी हमने मिस की हो तो वो आप ज़रूर शेयर करें। एक दूसरी चीज होती है कि जब हम कैटरेक्ट करा लेते हैं तो कभी एक आफ्टर कैटरेक्ट कहा जाता है, जिसको झिल्ली बोलते हैं। तो कई बारी जिनका कैटरेक्ट हुआ है और जो दर्शक देख रहे हैं और उनको थोड़ा धुंधलापन आ रहा है, तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। लेंस डालने के बावजूद भी अगर धुंधलापन आ रहा है, तो या तो नस में दिक्कत है या रेटिना में दिक्कत है, या आंख के पीछे जो लेंस जो डला है उसके पीछे भी हल्की सी झारी आ जाती है। तो उसको बहुत ही छोटे प्रोसीजर से, जो लेंस की जो झारी है उसको पीसीओ बोला जाता है या पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन बोला जाता है, कि लेंस के जो पीछे की जगह है उसमें सफेद कलर का मटेरियल आ जाता है, जो लेजर से आराम से ओपीडी में जैसे एनेस्थीसिया ड्रॉप्स देके उसको क्लियर किया जा सकता है। तो जिनका हुआ है कैटरेक्ट सर्जरी, तो वो भी इन सब चीजों का ध्यान रखें कि बाकी जांच और नियमित तौर से डॉक्टर के पास दिखाते रहें। तो ये बहुत जरूरी है। और कोई दो आंखें मैं कहूंगा सेम नहीं होती। तो आप सेम एडवाइस किसी और को ना दें, उनको कहें कि एक विशेषज्ञ के पास जाएं और एक परामर्श लें कि क्या बीमारी है। और हर चीज का इलाज मोतियाबिंद सर्जरी नहीं होता। तो आंख में और भी बीमारियां होती हैं, डायबिटिक्स से रिलेटेड है, ग्लूकोमा जैसे मैम ने बोला, काला मोतिया। तो उन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। और कभी भी कोई ट्रीटमेंट के लिए हिचकिचाए नहीं। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स आजकल ओपीडी बेसिस पे हो जाती हैं। तो आप अपनी विजन को संभालने के लिए, अपनी आईज की बेस्ट देखभाल के लिए, आपको कोई भी दिक्कत है, आप तुरंत जो अपना नजदीकी आई डॉक्टर है उनको जरूर दिखाएं।
जी, बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है कि इस सेशन को देखने के बाद जो लोग के जो भी कैटरेक्ट से जुड़े सवाल जो हैं, उनका जवाब उन्हें मिल गया होगा और जैसे कि हमने कहा कि अगर कोई सवाल फिर भी उनके मन में है, तो वो हमें लिख सकते हैं, उसका जवाब उन्हें ज़रूर दिया जाएगा। डॉक्टर मारवा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना वक़्त हमें देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।